हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिए एक नया टॉपिक, कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट है क्या और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इस पॉइंट को लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट शीट है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉस्ट शीट को। कॉस्ट, इसमें नाम ही मेंशन है कॉस्ट, दैट मीन्स कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब उस कॉस्ट को आप एक सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक परफॉर्मे में कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इन ए स्टेटमेंट, दैट्स कॉल्ड द कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट कोई डिफरेंट टर्म नहीं है। कॉस्ट शीट केवल हमारे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक परफॉर्मा है, एक स्टेटमेंट है, जिसमें हम उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और उसकी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब पॉइंट यह है कि जो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सी इंडस्ट्री, कौन से प्रोडक्ट के लिए। तो जनरली जो कॉस्ट शीट का हम यूज करते हैं, स्पेशली ध्यान दे दीजिए ना, कॉस्ट शीट का जो हम यूज करते हैं वो यूज हम पर्टिकुलरली उन प्रोडक्ट के लिए करते हैं जो होमोजीनियस, यानी एक जैसे हैं। यदि आप डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर हमारे लिए कॉस्ट शीट उतना अच्छा कंसेप्ट नहीं है, फिर उसके लिए हमें अदर फार्मूलाइज हैं, अदर हमारे कंसेप्ट हैं, उन पर आना होगा। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है हमारे पास, समझ रहे हैं, यूनिफॉर्म यानी कि होमोजीनियस, एक जैसे, जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर चीज बना रहे हैं और साथ में उसको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट आती है कॉस्ट शीट की। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने आपको दो टर्म बताए, एक तो टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं और एक कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। अब ये पर यूनिट क्या है, अब देखिए हर चीज के लिए अलग, अब बना क्या रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट है ना। अगर मैं आपसे कहने लगूं पेट्रोल, तो पेट्रोल क्या यूनिट में होता है, पेट्रोल तो लीटर में या गैलन में होगा ना। तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना होगा, क्योंकि जर्नल लैंग्वेज में हम यूनिट वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज जिस तरह का प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम यूज करेंगे। अब जैसे हम बात करें कोयला, अगर आप माइन से कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूस थोड़ी होता है, वो तो निकाल रहे हैं आप कोयले को, तो किस में निकालेंगे, किलो में काउंट नहीं होगा, टन में काउंट होगा। तो मैं आपको कुछ टर्म्स इसी तरह से डिसाइड करके बता देता हूं, सो दैट्स कि हम कॉस्ट शीट को बनाते समय इस तरह की कोई गलती ना करें। जैसे टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में क्या बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। तो कपड़ा किस तरह से सेल करेंगे आप, रेडीमेड गारमेंट तो है नहीं, गारमेंट है केवल, तो गारमेंट किस तरह से सेल होता है। आपने मार्केट में कभी गारमेंट नहीं परचेज किया, कैसे होता है, मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में होता है भाई, थान बने हुए होते हैं और वो मीटर में सेल होता है। तो दैट मीन्स कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और अगर आप उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसकी पर मीटर कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पर मीटर। अब जैसे भट्टा है हमारा, ईंट का भट्टा है, ब्रिक्स बना रहे हैं। अगर आप ब्रिक्स बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, तो ईंट की वैल्यू कैसे जानते हैं। कभी सुना है आपने, किसी रेट पूछा है किसी से कि भाई ईंटों का रेट क्या है, कभी उसने कहा है कि 4 रुपीज की है, 5 रुपीज की है, नहीं, उसने कहा कि जी 5000 का रेट चल रहा है, 4000 का रेट चल रहा है ना, 6000 का रेट चल रहा है। दैट मीन्स कि ईंट की जो वैल्यू होती है ब्रिक्स की, वो हमेशा 1000 में कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है ना। तो जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पर 1000 कैलकुलेट करेंगे, सो दैट कि हम उसके प्राइस कैलकुलेट कर सकें, हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें, हम उसको एनालाइज कर सकें। ऐसे ही हम देखें, जैसे मैंने बताया था पेट्रोल है, ऐसे मिल्क। अब मिल्क तो सभी लोग यूज कर रहे हैं कंटिन्यू, डेली आपके यहाँ आता होगा, तो किस तरह से कंसिडर होता है, किलो में, गलत लैंग्वेज है, लीटर में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है, लीटर में। जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो लीटर में होती हैं, और अगर बड़ी लार्ज क्वांटिटी में है तो फिर वो बैरल में यूज होती है। बैरल और जो हमारा लीटर होता है, ये उसके जो मेजरमेंट्स हैं। अब इन्हीं मेजरमेंट्स में आप देख लें, शुगर, चीनी, तो चीनी किस में काउंट होती है, पर केजी। जब आप खरीदते हैं तब पर केजी है, लेकिन अगर इंडस्ट्री उसे बनाएगी तो क्विंटल में बनाएगी। किसमें बनाएगी, क्विंटल में। अब सीमेंट बना रहे हैं तो सीमेंट किसमें बनाएंगे, सीमेंट बनाएंगे टन्स में। सीमेंट किसमें बनाएंगे, टन्स में। अब सीमेंट किलो में थोड़ी होता है, सीमेंट का तो पूरा कट्टा होता है, वो सेल होता है, तो किसमें होता है, वो टन में होता है। ठीक है, अब लिक्विड बता दिया, मतलब वाइन हुआ, पेट्रोल हुआ, मिल्क हुआ, तो स्पेशली मिल्क तो लीटर में हो गया। पेट्रोल है आप गैलन में ले सकते हैं, वाइन है गैलन में ले सकते हैं। अब स्टील है, स्टील, तो स्टील किसमें होगी, अब स्टील के आप सोचते हैं किलो में सेल हो रही है, कह दीजिए स्टील का रेट भी हमारे यहाँ क्विंटल्स में और टनों में होता है, क्योंकि स्टील की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, आयरन इंडस्ट्री होती है, तो हम उसे टन में काउंट करते हैं।
ठीक है। माइंस में निकलने वाली चीजें टन्स में होंगी, जो लार्ज स्केल पर वेटेड चीजें होती हैं वो टनों में होती हैं, जो लिक्विड हैं वो लीटर में या गैलन्स में होती हैं। तो ये थ्योरेटिकली है, जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां तो मेंशन करेगा यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट शीट या प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड प्रिपेयर फाइंड आउट कॉस्ट पर 1000 ब्रिक, कॉस्ट पर लीटर, मीटर, किसी भी चीज के लिए वो मेंशन करेगा, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, बट आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ये कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, अब इस कॉस्ट शीट को समझिए। कॉस्ट शीट दो तरह से बनती है, एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट, हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट शीट का वो परफॉर्मा जो कॉस्ट कंसीडर हो चुकी है, जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, जिस कॉस्ट को हम कर चुके हैं, जो खर्चा हम कर चुके हैं, अगर उस खर्च किए हुए अमाउंट की कॉस्ट शीट बना रहे हैं, यानी कि पहले आप एक्सपेंसेस कर चुके हैं एंड आफ्टर दैट आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप उसकी कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। और एक होता है हमारे पास एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड। ये यूज करते हैं हम टेंडर प्राइस, कोटेशन निकालने के लिए। कुछ मूवीज देखते हैं ना, मूवीज देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे, तो उसमें नहीं होता कोटेशन, टेंडर पास हो गया, हाँ जी मेरा टेंडर निकलने वाला है। तो क्या है वो? एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है जो हम अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, अपनी गुड्स की उस इंडस्ट्री को लिए या उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाकर देते हैं जिसको हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या एक्चुअल थोड़ी है, वो तो एस्टिमेटेड है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट और एक्चुअल, तो एक्चुअल किस पर बेस है? उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। तो इसमें आपको सॉल्व करने के लिए एक पूरा परफॉर्मा मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें आपको बताना होगा कि आपने किस किस चीज को कितना कितना इंक्लूड किया है, और आप एक्चुअल निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में जो आपका खर्चा आया उसको एक सिस्टमेटिक वे में आपको सॉल्व करना होगा। डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, जैसे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, ठीक है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड देन सेल्स, प्रॉफिट। ये सब पूरा एक परफॉर्मेंस, एक सिस्टम में हमारा होना चाहिए। यदि सिस्टम में नहीं है तो हम नहीं बना सकते। अभी कॉस्ट शीट को भी तीन तरीके से बनाते हैं भाई। एक तो कॉस्ट शीट बना लेते हैं, एक प्रोडक्शन अकाउंट बना लेते हैं, प्रोडक्शन स्टेटमेंट, और एक बनाते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। यानी कि अकाउंट के फॉर्मेट में भी हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं, क्योंकि एक्चुअल डाटा है भाई, एक्चुअल डाटा है, आप उसे अकाउंट में फीड कर लीजिए, बात तो वहीं की वहीं। तो आपके समझ में आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एक कॉस्ट शीट का परफेक्ट परफॉर्मा ले लेते हैं, सो दैट कि हमें कॉस्ट शीट का एक एक टर्म, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कॉस्ट शीट का एक परफॉर्मा, जिसमें हम कॉस्ट शीट को समझ पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट। तो ठीक है बेटा, हम एक परफॉर्मे को ले लेते हैं और परफॉर्मे से स्टार्ट करते हैं। तो परफॉर्मे को स्टार्ट करने से पहले जो कुछ बेसिक चीजें हैं परफॉर्मे की, वो हमें नोट करनी चाहिए। यानी कि हम जो एक पूरा पेज लेंगे, उस पूरे पेज में हमको किस तरह से करना है, यानी पूरे पेज को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। यानी 2 कॉलम बनाने हैं आपको अमाउंट के, और 1 कॉलम बनाना है आपको पर्टिकुलर का। ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, समझ में आ जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर का कॉलम, 2 अमाउंट के कॉलम, जिसमें एक कॉलम हम टोटल कॉस्ट के लिए बनाएंगे, एक कॉलम हम बनाएंगे कॉस्ट पर यूनिट के लिए। और सबसे टॉप पर हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट और द मंथ भी हो सकती है, मंथ के लिए बना रहे हैं, 3 मंथ के लिए बना रहे हैं, 6 मंथ, तो डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ लोग मंथ के लिए बनाते हैं, कुछ लोग 3 मंथ के लिए बनाते हैं, कुछ 6 मंथ के लिए बनाते हैं, कुछ लोग अपनी कॉस्ट पूरे ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही कॉस्ट लिया और आपका वर्क हो गया, तो बहुत एनालिसिस है मेरे बच्चा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट के परफॉर्मे को लेते हैं। क्लियर हो गया? ऊपर कॉस्ट शीट, एक तरफ कोने में आप लिख लीजिए यूनिट्स, भाई कितना आउटपुट बना रहे हैं, जिस भी सेंस में आप बना रहे हैं, जिस भी चीज को आप बना रहे हैं उसी को लिखेंगे आप। ठीक है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, एक टोटल कॉस्ट और एक पर यूनिट, और स्टार्ट करते हैं अब हम। तो क्या है सबसे पहले? सबसे पहले हमारे पास होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि आप जिस चीज से प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आपको चाहिए, उसका रॉ पार्ट चाहिए, तो रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल से बनेगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा जितना भी गुड्स आपने परचेज किया है, एक तो ओपनिंग जो आपके पास पहले से ही था, ऐड कर देंगे इसके अंदर हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान से देना, मिस्टेक नहीं करनी है, जो परचेजेज है वो रॉ मटेरियल का होना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, अब ध्यान देना,
आप जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसको परचेज करने में जो भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कैरिज इनवर्ड या फ्रेट, कैरिज इनवर्ड और फ्रेट। तो कैरिज इनवर्ड और फ्रेट ये भी हमारे परचेज के पार्ट में, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यदि कैरिज इनवर्ड और फ्रेट दिया हुआ है तो उसे भी आप जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से देखना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और खास बात बता देता हूं, अगर हमारे रॉ मटेरियल का कुछ पार्ट स्क्रैप्ड हो गया है, बेकार हो गया है, और वो भी आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, कबाड़ी को बेच रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी आप यहां से लेस करेंगे। यानी परफॉर्मे का एक बहुत ही बड़ा रोल है, और वो रोल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का यदि कोई स्क्रैप है तो उसे बेचेंगे। दूसरा, अगर आपने कोई गुड्स सेल कर दिया है रॉ मटेरियल का ही, तो उस रॉ मटेरियल को आप तुरंत उसमें से माइनस कर देंगे। ये आपको पूरी तरह से समझना होता है। तो जैसे ही आपने उसको माइनस किया, पूरे कंसेप्ट को समझा, तो निकल कर आ जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इतना टेक्निकल एग्जाम में नहीं होता, अगर आप सोच रहे हो इतना टेक्निकल होगा, नहीं नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए ना बेटा कि मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है। अब मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब कि टोटल कितना मटेरियल हमारे इस प्रोडक्ट में यूज हुआ। तो उसमें क्या है भाई, उसमें ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, लेस क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जनरल तो यही होता है, लेकिन कोई भी ऐसा कोई चीज जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल का वेस्टेज है, रॉ मटेरियल का एबनॉर्मल वेस्टेज है, एबनॉर्मल वेस्टेज जिसको डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है। दो तरह के वेस्टेज होते हैं, एक नॉर्मल वेस्टेज और एक होता है एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मली जो होता ही है, जो सबका होता है, अगर इसी तरह की कोई भी इंडस्ट्री ओपन करता है, इस तरह का वर्क कोई भी कर रहा है, तो वो तो वेस्टेज होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो नॉर्मल वेस्टेज है। और एक एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल जो हमारी लापरवाही के कारण हुआ है, हमारे इंप्लॉइज की लापरवाही के कारण हुआ है, तो इस तरह का जो वेस्टेज होता है उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल। तो यदि एबनॉर्मल है तो माइनस करेंगे आप उसे, क्योंकि उसे हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो कहीं भी कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, ये आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखना है। मेटल कंज्यूम्ड हो गया। अब मुझे निकालना है सबसे पहले प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें होती हैं, जनरली दो ही चीज मान लेते हैं भाई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट चार्जेस। इस तरह से लेंगे तो तीन हो जाएंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल निकाल लिया हमने, मटेरियल कंज्यूम। अब इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो निकल कर आ जाएगा हमारे पास प्राइम कॉस्ट। क्या निकल के आ गया? प्राइम कॉस्ट। यानी कि क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गया। अब इस प्राइम कॉस्ट से अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने की प्राइम कॉस्ट ये है। प्राइम कॉस्ट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और इसके बाद परफॉर्मे के बाद हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में आ सकते हैं या बाकी कॉस्ट में आ सकते हैं। अभी पहले परफॉर्मा क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब कुछ एक्सपेंसेस को जो बारीकी से आपको समझना है, टर्म्स को समझना है। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ओवरहेड। ओवरहेड, तो ओवरहेड हमेशा एक्सपेंसेस को कहते हैं। मैंने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो दैट मींस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक नाम और होता है वर्क्स एक्सपेंसेस। क्या नाम होता है? वर्क्स एक्सपेंसेस। तो चाहे फैक्ट्री कहूं, चाहे वर्क्स कहूं, एक्सपेंसेस कहूं या ओवरहेड कहूं, एक ही बात है। यानी कि फैक्ट्री के सभी एक्सपेंसेस यदि मैं ऐड कर दूं तो निकलकर मेरा आंसर आएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। लेकिन आपको पूरी तरह समझना होगा कि फैक्ट्री के सभी एक्सपेंसेस आपको इसके अंदर इंक्लूड करने होंगे। फैक्ट्री के सभी एक्सपेंसेस आपको इसके अंदर इंक्लूड करने होंगे। सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आपको ऐड करने होंगे। इसके अलावा कोई स्क्रैप जो आप फैक्ट्री से सेल कर रहे हैं, मटेरियल का सेल नहीं, मटेरियल का तो मैंने प्राइम कॉस्ट हटा दिया, कोई और जो फैक्ट्री के अंदर से आप स्क्रैप सेल कर रहे हैं, वो स्क्रैप इसमें से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्रैप माइनस हो जाएगा। यानी फैक्ट्री के सभी एक्सपेंसेस आप जोड़ देंगे, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं,
फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री की मशीन्स हैं, जैसे बहुत सारी चीज हो सकती हैं, डेप्रिसिएशन हो सकता है मशीन का, लिखा हुआ ना आपके पास, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ मशीन, बिल्डिंग, तो सब चीजें क्या है, जो भी खर्चा आपको फैक्ट्री में करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो सभी किसका पार्ट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का। तो सबको ऐड कर लेंगे, स्क्रैप माइनस कर देंगे, और जो एक खास बात जो आपको माइंड में बिल्कुल फीड करनी है, यानी कि कॉस्ट शीट को पढ़ें तो इससे पहले, यानी पूरी कॉस्ट शीट में नहीं, पूरी कॉस्ट में भी यूज होगा। 3 तरह के स्टॉक होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स के स्टॉक होते हैं। एक रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, और एक WIP वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होता है, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड के। हो गए 3, एक रॉ मटेरियल का, एक WIP का, और तीसरा है फिनिश्ड गुड्स का। तो रॉ मटेरियल का हमने यूज कर लिया मटेरियल कंज्यूम निकालने में, और फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए आपको WIP का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होगा, तब निकल कर आएगी आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, कभी कभी 4 मार्क्स में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटीज में इस पॉइंट्स पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। अब कंफ्यूज नहीं होना, फैक्ट्री ओवरहेड्स केवल और केवल फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, जबकि फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और प्राइम कॉस्ट का टोटल है। फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस का टोटल है, ठीक है, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड्स केवल एक्सपेंसेस हैं। और जैसे ही आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाती है या वर्क्स कॉस्ट निकल जाती है, एक ही बात है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं ऑफिस की तरफ। अब इसमें ऐड करते हैं हम ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स, अब ऑफिस ओवरहेड्स में क्या होता है भाई, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस की बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन, ऑफिस से रिलेटेड यानी कि जो वर्क ऑफिस में होता हो, जैसे कि ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफिस की बिल्डिंग का, ऑफिस में लगी हुई सब चीजों का, रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस की लाइटिंग, जर्नल एक्सपेंसेस, ये सभी क्या है मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस। तो ये सभी ऑफिस के एक्सपेंसेस अगर मैं ऐड कर दूं, किस में ऐड कर दूं, फैक्ट्री कॉस्ट में, जो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, इस पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रही है ना, तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को ऐड करते ही जो आंसर आता है उसे हम, मतलब फैक्ट्री नहीं, ऑफिस के, फैक्ट्री तो जोड़ लिया मैंने, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद इसमें ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद निकल कर आएगा मेरे पास ऑफिस कॉस्ट। क्या निकल कर आएगी, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस पर ध्यान दीजिए, क्या निकल कर आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब केवल फैक्ट्री के खर्चे, और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट अप टू फैक्ट्री, यानी कि वर्क्स कॉस्ट के अंदर जो ऑफिस के एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाए तो कैलकुलेट होता है मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंस क्लियर हो गया ना, कि जब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल है अप टू दैट पॉइंट, और मैं ओवरहेड की बात कर रहा हूं तो रिलेटेड ओनली दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो निकल कर आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने आपसे कहा था 3 तरह के स्टॉक हैं, एक रॉ मटेरियल का जो मटेरियल में यूज हो गया, दूसरा WIP का जो फैक्ट्री में यूज हो गया, अब एक तीसरा स्टॉक है फिनिश गुड्स का जो हम यूज करेंगे अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यदि मेरे पास कोई फिनिश गुड्स का पुराना स्टॉक है, और माइनस कर देंगे फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग प्लस कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया फिनिश्ड का, ध्यान देना है फिनिश्ड का, तो निकल कर आ जाता है मेरे पास, देखिए ऑफिस कॉस्ट तो पहले निकाल चुके हैं आप, ऑफिस कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बाद आपको प्लस माइनस करना है, और निकल कर आ जाती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या निकल कर आती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्लियर है ना हमें, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद अब हमारे पास आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो सेल्स करने के लिए करने पड़ते हैं, किसके लिए, सेल्स करने के लिए
करने पड़ते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए करने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाए तो निकल कर आता है मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब दो टर्म देना, इससे पहले निकाला था हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करते ही निकल कर आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कॉस्ट है, यानी कि जितने एक्सपेंसेस होने थे सभी को इंक्लूड कर लिया गया है। अब ये टोटल कॉस्ट के अंदर अब आप अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, आपकी सेल्स निकल जाएगी। या आपके पास सेलिंग प्राइस है, सेल्स है, टोटल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। आपके माइंड में परफॉर्मा अगर पूरी तरह क्लियर नहीं है तो हम बहुत ज्यादा गेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस परफॉर्मे को पूरी तरह से पढ़िए। मैं परफॉर्मे को एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल कंज्यूम, फिर उसमें ऐड कर दिया मैंने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट वेजेस, ऐड करते जाती है प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जोड़ दूं तो निकल के आती है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ऑफिस के एक्सपेंसेस जोड़ दूं तो ऑफिस कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दूं फिनिश्ड का तो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐड कर दूं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेल्स, यानी कि पूरा परफॉर्मा हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अब हम सेपरेट अलग अलग डिस्कस करते हैं कि प्राइम कॉस्ट में किन किन एक्सपेंसेस को हमें लेना है, फैक्ट्री कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे आने वाले हैं, इसके बाद ऑफिस में कौन कौन से खर्चे हैं और सेलिंग में कौन कौन से खर्चे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट के एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। तो प्राइम कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे आने वाले, हम ले रहे हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सभी टॉपिक्स को अगर हम अलग अलग समझेंगे तभी हम सभी न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या है? प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करना है डायरेक्ट वर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या है? अब इसमें जैसे कि प्रोडक्ट को बनाने में जिसकी कॉस्ट को कोई भी कंसीडर कर सकता है, यदि मैं कहूं इस प्रोडक्ट में एक चीज एक्सपेंसेस हुए तो मानेगा सामने वाला, कस्टमर को समझ में आएगी बात। जैसे एक्साइज ड्यूटी है, प्रोडक्शन ड्यूटी है, तो एक्साइज ड्यूटी और प्रोडक्शन ड्यूटी हमें सीधा सीधा समझ में आता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का मेन पार्ट है, तो वो उसी में काउंट होगा। आर्किटेक्ट है, सर्वेयर है, किस चीज की फीस दे रहे हैं हम? ध्यान से देना, उसकी नहीं। अगर सर्वेयर और आर्किटेक्ट की जर्नल फीस है तो वो फैक्ट्री में आएगी, वो प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगी। प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट में तब आएगा जब वो मॉड्यूल्स बनाते हैं, यानी कि वो पूरा बेसिक पार्ट जिससे कि वो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, यानी कि वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का मेन पार्ट है, तो वो प्राइम कॉस्ट है। अब देखो जनरली कुछ एक्सपेंसेस दिए होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, आर्किटेक्ट और सर्वेयर फीस फॉर स्पेसिफिक वर्क, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, मैप एंड डिजाइन चार्ज फॉर स्पेसिफिक वर्क एटसेट्रा। तो ये सारे खर्चे किस चीज के हैं? प्राइम कॉस्ट के। इसी तरह से फैक्ट्री में थोड़ा सा इनडायरेक्ट आ जाता है। जो डायरेक्ट था उसमें जितने भी पॉइंट्स थे जो हम डायरेक्ट नाम से प्राइम में डाल लेते, अगर वही खर्चे हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में आ जाएं तो हम फैक्ट्री में ले लेंगे। इसके अलावा फैक्ट्री से रिलेटेड, अरे फैक्ट्री से रिलेटेड क्या है? फैक्ट्री की मशीन लगी हुई है, फैक्ट्री में की बिल्डिंग है, फैक्ट्री में इंश्योरेंस है, तो इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा, चाहे वो रिपेयर है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सभी इसी का पार्ट है। तो देख लेते हैं कंटिन्यू क्या क्या खर्चे दे रखे हैं। रेंट, इंश्योरेंस एंड द टैक्स ऑफ द फैक्ट्री। हमें दिया हुआ है सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज फैक्ट्री सच एज फोरमैन, इंस्पेक्टर, है ना, मैनेजर, डायरेक्टर, ये सब कौन है? फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इसलिए फैक्ट्री में कंसीडर होंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल विच आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन, जैसे कि आपके स्क्रू हैं, नेल्स हैं, गम्स हैं, फेविकॉल्स हैं एटसेट्रा, ये इसी का पार्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री है, चाहे वो डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री है, उसकी बिल्डिंग है, कुछ भी आप ले सकते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस है फैक्ट्री का, फैक्ट्री की बिल्डिंग का। इंश्योरेंस है फैक्ट्री की बिल्डिंग का, उसकी मशीन्स का। इसके अलावा ड्रॉइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। अब देखो ध्यान देना, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जब हम प्राइम कॉस्ट को पढ़ रहे थे तो वहां पर था हमारे पास आर्किटेक्ट की फीस, जबकि ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ड्राइंग ऑफिस यानी कि पूरे ऑफिस से रिलेटेड उसके खर्चे हैं, तो वो फैक्ट्री में होंगे, ऑफिस के नहीं।
ड्राइंग ऑफिस के जो डिजाइन बना रहे हैं। लेकिन अगर वो डिजाइन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनाया जा रहा है और उसी प्रोडक्ट में यूज होगा तो फिर मेरी प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज टूवर्ड्स वेलफेयर फंड, यानी कि अपने एम्प्लॉइज को आप कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी हमारे पास फैक्ट्री का पार्ट है। रेटेड होने चाहिए वो सभी एम्प्लॉइज फैक्ट्री के, ऑफिस के नहीं। ऑफिस के होंगे तो ऑफिस में इंक्लूड होंगे, फैक्ट्री के हैं तो फैक्ट्री में इंक्लूड होंगे। सैलरी आइडियल टाइम की, आइडियल टाइम समझते हैं, जो खाली बैठ रहे हैं एम्प्लॉइज लेकिन हमें सैलरी देनी पड़ रही है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट होती तो प्राइम कॉस्ट में होती, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री में आएगी। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन है स्टाफ वेलफेयर फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, टेक्निकल जो हमारे पास सिस्टम है, हम इसके बाद क्या नाम है तुम्हारा, रिपेयर है, स्पॉइल्ड है वर्क, जो भी टाइम वेस्टेज टाइम के हम पेमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेंसेस फॉर लिफ्टिंग अनलेस स्क्रैप्स हैं, वो सब इसी का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो वो इसी का पार्ट है। इसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस जिसे आप ऐसा कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज यूज इन द फैक्ट्री, तो वो फैक्ट्री का ही पार्ट है। तो कितने पार्ट थे हमारे, एक प्राइम कॉस्ट हो गया, एक हमारे पास फैक्ट्री हो गया, ठीक है ना, एक हमारे पास है ऑफिस, क्या है, ऑफिस, और एक है सेलिंग। तो ऑफिस के खर्चों में वही खर्चे आएंगे जो ऑफिस में हो रहे हैं। अब ऑफिस में क्या खर्चे हो रहे हैं, जैसे जो नाम हमने भी फैक्ट्री में यूज किए, अगर वो ऑफिस से रिलेटेड होते, ऑफिस की बिल्डिंग, तो ऑफिस की बिल्डिंग की रिपेयर, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस, तो सब क्या है, वो फैक्ट्री ऑफिस में आएंगे। फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री में आएंगे, यानी वर्क्स में आएंगे, और ऑफिस से रिलेटेड है तो वो ऑफिस में आएंगे। ऑफिस की लाइटिंग है, तो सब किसका पार्ट है, ऑफिस का पार्ट है, तो ये सब ऑफिस के पार्ट हैं। इसमें इसको हम देख लेते हैं, कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई सैलरी है एम्प्लॉइज की, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, रिपेयर मेंटेनेंस है। इसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, सब्सक्रिप्शन ऑफ बिजनेस मैगजीन है, कंट्रीब्यूशन ऑफिस एक्सपेंसेस है, डायरेक्टर फीस है, ठीक है ना, स्टेचुटरी लीगल एक्सपेंसेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन है, और कोई भी जर्नल एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सभी पार्ट हैं ऑफिस के, ठीक है। और चौथा हमारे बचता है सेलिंग। सेलिंग के खर्चों को समझना पड़ेगा पहले कि सेलिंग के खर्चे क्या हैं, यानी माइंड में आप पॉइंट को सेट कीजिए। क्या पॉइंट सेट करना है भाई, माइंड में पॉइंट आप सेट कीजिए कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट सेल ना करना हो तो ये खर्चा नहीं होगा मेरा, अगर ये मुझे प्रोडक्ट सेल ही नहीं करना हो तो ये खर्चा नहीं होगा। तो वो सभी खर्चे जो सेल करने के लिए करने हैं वो सब सेलिंग में आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो डिस्काउंट दे रहा हूं, अरे डिस्काउंट तो तब देंगे ना जब आप सेल कर रहे हैं। आप कमीशन दे रहे हैं, अरे कमीशन तो जब ही देंगे जब सेल कर रहे हैं। बैड डेप्ट है, कब होगा बैड डेप्ट, जब आप सेल कर रहे हैं। आप करें डिलीवरी वैन है जी मेरे पास, तो डिलीवरी वैन क्यों है, डिलीवरी करने के लिए ना, जब मुझे डिलीवरी करानी ही नहीं है तो डिलीवरी के एक्सपेंसेस क्यों होंगे। शोरूम है जी, तो शोरूम का किराया क्यों देंगे, शोरूम का किराया, शोरूम का इंश्योरेंस, शोरूम का डेप्रिसिएशन, तो शोरूम का खर्चा क्यों करना है, डिस्प्ले करना ही नहीं है जब मुझे सेल ही नहीं करना। तो ध्यान देना है कि जो सेल करने के लिए आपको जो एक्सपेंसेस करने हैं वो सब सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो देख लेते हैं इन एक्सपेंसेस को भी, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। इसमें दिए हुए हैं आपको सैलरी एंड कमीशन, जो भी आपके पास एजेंट काम कर रहे हैं, शोरूम में काम कर रहे हैं, ट्रेवलर्स हैं, इन सभी का। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ शोरूम, एडवर्टीजमेंट आप करा रहे हैं, कैटलॉग्स बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, सैंपल्स बना रहे हैं, ठीक है ना, मैनेजमेंट के खर्चे हैं जो ब्रांचेस बना रहे हैं, रिबेट्स दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, लीगल एक्सपेंसेस दे रहे हैं, बैड डेप्ट को रियलाइज करने में कोई एक्सपेंसेस हो रहा है, टेंडर्स दे रहे हैं, जो कोटेशन में बना रहे हैं टेंडर्स, वो किसके लिए बना रहे हैं, बेचने के लिए। भाई कॉस्ट शीट तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बना रहे हैं, आप टेंडर्स बना रहे हैं, उनके लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो किसका पार्ट है वो, इनडायरेक्ट, तो वो सेलिंग का पार्ट है, तो सेलिंग में आएगा। इसके अलावा कैरीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन है, टेंडर्स बता दिया मैंने, गोडाउन के एक्सपेंसेस हैं, पैकिंग मटेरियल है, तो एक्सपेंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब किस चीज का रिपेयर मेंटेनेंस, वो डिस्ट्रीब्यूशन वैन, जो गाड़ियां जो आपके गुड्स को सप्लाई कर रही हैं, दैट मीन्स कि गुड्स को अगर मुझे सेल नहीं करना होता तो एक्सपेंसेस नहीं करने होते। तो ये सभी एक्सपेंसेस इंक्लूड करूंगा सेलिंग में, जो सेल्स के कारण हो रहे हैं, उनके कारण सेल हो रही है, वो कर रहा हूं तो सेल्स हो रही है, सेल्स के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो इसका पार्ट है।
तो हमारा पूरा परफॉर्मा क्लियर होता है, हमारी कॉस्ट शीट का पूरा सिस्टम क्लियर होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के पॉइंट्स को लेते हुए, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हुए अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जरूरी है अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि नई जो वीडियोस हैं वो आपको तभी मिल पाएंगी जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।